हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम बात करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम श्रृंखला की जो आप लोगों के बीच बनी हुई है। इसके कुछ पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं कि आज कौन सा पार्ट है। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 16। ये चैप्टर में डिवाइड है, इसमें 54 चैप्टर है। 54 चैप्टरों में से अमूमन हम 25 यानी 25 तक चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज बात करते हैं 16वें चैप्टर की। अगर 16 चैप्टर की बात करें तो इसमें है वस्त्र उपयोगी देशों का परीक्षण। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बनता ही बनता है, यानी जो भी वस्त्र हैं जिन्हें हम पहनते हैं, उपयोग करते हैं तथा हमारे दैनिक जीवन में जो काम आते हैं, ऐसे सभी वस्त्रों के रेशे यानी उनकी जो फाइबर्स हैं, इनके जो रेशे हैं, उनका परीक्षण हम कैसे करते हैं कि कैसे जानें कि कौन सा रेशा किसका है, यानी कैसे जानें कि ये रेशा कपास का है, रेशम का है या किसका है। तो चलिए उस रेशे का परीक्षण यानी टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, फाइबर टेस्टिंग। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिधान उत्पादन प्रणाली, टीम कार्य और उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता हेतु साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है। तो साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है वो परिणाम अगर कहा जाए तो प्रमापीय उत्पादन प्रणाली है। यहाँ पे दो बातों को याद रखेंगे, प्रधान उत्पादन प्रणाली तथा टीम कार्य और उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता हेतु साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है। तो याद रखेंगे प्रमापीय उत्पादन प्रणाली साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है। यहाँ का मतलब, साझा का मतलब ही यही है कि एक समूह शामिल होता है जो अपने स्वयं के मानक निर्धारित करते हैं और एक तैयार प्रदान का उत्पादन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। वे एक टीम या मॉड्यूल के रूप में काम करते हैं और टीम का प्रत्येक सदस्य एक से अधिक ऑपरेशन पर काम करता है। और इस प्रणाली में यहाँ पर कॉपरेटर क्या करता है, एक दूसरे के परिधानों को जल्दी से खत्म करने में मदद करता है। तो और टीम उत्पादन और गुणवत्ता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होती है। जो टीम होती है, जो वर्कर होते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं गुणवत्ता के लिए। रेशम एवं मानव निर्मित धागों को डेनियर प्रणाली से मापा जाता है। एक डेनियर कितने मीटर धागे का ग्राम में वजन होता है। तो याद रखेंगे कि कितने डेनियर होता है। तो यहाँ पे है 9000 डेनियर होता है। ठीक है, 9000 डेनियर मीटर होता है। याद रखेंगे 9000 मीटर होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है एक डेनियर के बराबर कितना होता है, तो 9000 मीटर होता है। असत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी बाद बाकी सभी सत्य हैं और एक कथन इसमें से असत्य है यानी रॉन्ग है, उस कथन की हमें पहचान करनी है। तो यहाँ पे ऊन, हेम्प और रेशम और प्रोटीन तंतु हैं, जबकि आप हेम्प हटा दीजिए, ऊन और रेशम क्या है, प्रोटीन तंतु है। ठीक है, तो हेम्प नहीं है, क्योंकि हेम्प कैसा है, हेम्प वनस्पतिक जड़ से प्राप्त तंतु है। यहाँ पे मैचिंग करनी है। अगर मैचिंग की बात की जाए तो इस तरह से हमें मैचिंग करनी है कि ऊन है, रेशम है, कपास है, नायलॉन है, तो ये किसका किससे कंपेयर करें। तो यानी यहाँ पर रंगों के प्रति उच्च सादृश्यता किसकी है, ताप सुनम्यता किसकी है, प्रतिस्पंदता, अवशोषण क्षमता, कौन ज़्यादा अपने आप में अब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो इनकी जो गुण है, जो इनकी विशेषता है, उनके अकॉर्डिंग क्या करना है, इनको लगाना है। तो उनके अकॉर्डिंग हमें लगाना। अगर ऊन की बात करें तो ऊन को हमें किससे मिलाना है, तो ऊन मिलेगा किससे, प्रतिस्कंदता से। रेशम की अगर बात करें तो रेशम क्या है, रेशम रंगों के प्रति उच्च सादृश्यता है। और कपास की बात करें तो कपास क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। और नायलॉन की अगर देखें तो नायलॉन क्या है, ताप सुनम्यता है नायलॉन के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे आपको मैचिंग मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, ऊन क्या है, प्रतिस्कंदता अच्छी होती है, यानी आपने कैसे भी उसे खींचा छोड़ा फिर अपनी अपनी पूर्ण यानी पहले की अवस्था में आ जाती है। रेशम क्या है, रंगों के प्रति उच्च सादृश्यता होती है, तभी तो आपको उसके रंग चमकीले नजर आते हैं। कपास क्या है, अवशोषण क्षमता अच्छी होती है, तभी तो कॉटन के ही कपड़ों से हम रसोई में काम करते हैं, क्योंकि उनसे बर्तनों को पोंछना या कोई भी काम हो वो अवशोषित कर लेते हैं। नायलॉन क्या है, तापित सुनम्यता है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉटन पॉलीमर में सबसे महत्वपूर्ण रसायन ग्रुप है। तो यहाँ पे कॉटन और पॉलीमर की बात की जाए तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल
ग्रुप क्या है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रासायनिक ग्रुप है। अगर बात करें कॉटन पॉलीमर में सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सेलुलोज अणु के आधार पर इकाई यहाँ पे क्या करती हैं, ग्लूकोज होती हैं, जो कि प्राकृतिक और पुनर्उत्पादित तंतुओं दोनों में समान होती हैं। ग्लूकोज इकाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के रासायनिक तत्वों से बनी होती हैं। ग्लूकोज इकाई क्या है, इनके तत्वों से बनी होती हैं। सेलुलोज की रासायनिक प्रतिक्रिया ग्लूकोज इकाई के 3 हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह से संबंधित रहती है। इस समूह शीघ्रता से आर्द्रता, रंगों और विशिष्ट परिसज्जाओं से अभिक्रिया करते हैं। क्रूड रेशे के आकलन के लिए सही क्रम है। तो जो क्रूड रेशा है उसके अगर आकलन की बात की जाए और यहाँ पे सही क्रम ढूंढा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे पहले जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन रहेगा पिसे हुए नमूने में वसा निकालना व वजन करना। फिर देन उसके बाद रहेगा यहाँ पे, उसके बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है तो फिर NaOH वाला रहता है, यानी 1.25% NaOH से पचाना व छानना। फिर रहता है जो रहेगा नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा 1.25% से H2SO4 से पाचन व छानना रहेगा। फिर जो रहेगा रेशे को सुखाना व वजन करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा या राइट कोड बनेगी वो क्या बनेगी, दूसरा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और एंड में पहला। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। चलिए बात यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको बता दें ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पे मिल जाएगी। अब तक के 4 या 5 PDF हो चुकी हैं, यानी 4-5 चैप्टर हो चुके हैं जिनकी हमने PDF नहीं डाली है। आपको एक साथ समराइज़ करके 4 और 5 चैप्टरों की, यानी अब तक 4 अमूमन या 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनकी PDF आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, वह तंतु जो चलते समय बाल जलने जैसी गंध देता है। भाई बालों में गंध रहती है, कैसी रहती है, जैसी ऊन में रहती है, कैसी रहती है, जैसी रेशम में रहती है। ये दोनों ही कैसे हैं, जंतु निर्मित रेशे हैं। ऐसे बाल कैसे हैं, हमारे जीव से आते हैं। बाल कैसे हैं, मनुष्य से हैं। तो इनमें भी गंध कैसी होती है, जो ऊन में होती है। ठीक है, याद रखेंगे, इनमें गंध कैसी होती है, जो ऊन में होती है, वैसे ही गंध इनमें होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊन क्या है, केराटिन नामक एक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना है। प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा होने के कारण इसे प्रोटीन प्रधान रेशा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रोटीन रिच फाइबर कहा जाता है। ऊन ही की एकमात्र ऐसा रेशा है जिनमें गंधक होता है। इसमें 50% कार्बन, 25% ऑक्सीजन, 15% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन तथा 3 से 4% गंधक पाई जाती है। केराटिन पदार्थ यानी सेलुलोज से भिन्न होता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और सल्फर होता है। इन्हीं 2 तत्वों की उपस्थिति के कारण यह वनस्पतिक तंतुओं से भिन्न होता है। प्रोटीन तंतु होने के कारण ही इसमें अधिक गर्मी होती है और जलते समय बाल जैसी गंध देता है। नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है, तो वह है सूती रेशा। सूती रेशे पर नमी परीक्षण लागू होता है। अगर बात करें मॉइस्चर टेस्ट की, तो ये परीक्षण केवल क्या है, यहाँ पे है लिनन व सूती वस्त्रों की पहचान के लिए की जाती है। इस परीक्षण में ये देखा जाता है कि कौन सा वस्त्र कितनी शीघ्रता से और कितनी अधिक नमी को सोखने की क्षमता रखता है। कॉटन, लिनन, सूती तथा लिनन वस्त्र की नमी को सहजता से ग्रहण करते हैं। रेशे का वह गुण जिसमें वह अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त कर लेता है कहलाता है प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है, तंतुओं पर खिंचाव के बाद पुनः अपनी स्थिति में आने की क्षमता को प्रत्यास्थता कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इससे तंतु में खिंचाव सहने की क्षमता आती है। यह तंतु की परमाणु संरचना के कारण होता है। इसमें साइड की श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ाव और मजबूत जोड़ सम्मिलित करती है। प्रत्यास्थता की विशेषता वस्त्र में प्रतिस्पंदता लाती है। नमदा निम्न का उदाहरण है, तो यहाँ पे नमदा, यहाँ पे फेल्टेड कपड़े का उदाहरण है नमदा। याद रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। तो नमदा फेल्टेड कपड़े का उदाहरण है। नमी, ताप और दबाव द्वारा ऊनी रेशों को आपस में उलझाकर जमाना फेल्टेड कहलाता है। बहुत बार पूछा गया है। फेल्टेड क्या है, तो ऊनी रेशों को क्या करना है,
आपस में उलझाकर जमाना। ठीक है, जमाना क्या है, यहाँ पे फिल्टेड कहलाता है, यानी ये रेसे ली इन्हें आपस में इस तरह उलझा दूँ और जमा दूँ, यानी एक निश्चित तह पर इन्हें जमा दिया जाता है। नमदा छोटे छोटे रेसों से बनता है या बनाया जाता है। नमदा याद रखेंगे, छोटे छोटे रेसों से बनाया जाता है। ये क्या आया था, तो ये क्वेश्चन पीजीटी में बीजीटी में 2021 की में भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस रेसे का आविष्कार करने के पश्चात इसका नाम यहाँ पर टेरिलीन या डेक्रोन रखा गया। तो ऐसा कौन सा रेसा है जिसका आविष्कार करने के बाद उसका नाम परिवर्तन हुआ, तो वो है पॉलिस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर रेसे का आविष्कार करने के पश्चात उसका नाम टेरिलीन या डेक्रोन रखा गया। पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है। एसिड और अल्कोहल के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से पॉलिस्टर फाइबर बनते हैं। इस प्रतिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अणु एवं बड़े अणु बनने के लिए संयोजित होते हैं। इसकी संरचना इसकी पूरी लंबाई में दोहराती है। पॉलिस्टर फाइबर बहुत लंबे अणु बना सकते हैं जो बहुत स्थिर और मजबूत होते हैं। विमितीय स्तर वस्त्रों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेते हैं। वस्त्र जिसमें प्रत्येक प्रतिप्राप्ति, लचीलापन और यहाँ पे क्या होगा, संसर्जकता अच्छी है। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, विमितीय स्तर वस्त्र। ठीक है, तो इनमें क्या हो, प्रतिप्राप्ति हो, लचीलापन हो और संसर्जकता हो, अच्छी हो। नेक्स्ट चलते हैं। वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपीय परीक्षण वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है। विभिन्न प्रकार के रेशों की सही पहचान के लिए यह सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षण है। यह परीक्षण रेशों तथा वस्त्रों के व्यावहारिक पक्ष को समझने में सहायक है। सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा होगा, तो यहाँ पे मोटा सूती कपड़ा। ठीक है, सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा होगा मोटा सूती कपड़ा। सब यहाँ पे अगर बात करें कौन सा फाइबर होगा, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बात की जाए तो कौन सा फैब्रिक होगा जिसकी क्या होगी, घर्षण क्षमता अच्छी होगी, तो याद रखिएगा मोटा सूती कपड़ा या मोटा सूती रेशा। रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है, यानी जैसा पहले था वैसा ही हो जाता है, उस अवस्था को कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रतिस्कंदता। बहुत बार पूछा जाता है। फिर रेशे का वह गुण जिसमें रेशे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः पूर्व आयतन को या पहली अवस्था में जैसे था वैसे ही हो जाता है, तो वह प्रतिस्कंदता होती है। ये उनमें सबसे अधिक पाई जाती है। आपने देखा होगा किसी के भी शरीर में घुसो, ऊनी वस्त्र घुस जाता और निकलने के बाद वो फिर उसी अवस्था में आ जाता है। रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है। यह प्रक्रिया प्रतिस्कंदता कहलाती है। रेशे में उपस्थित प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही वस्त्र में शीघ्रता से शिकन नहीं पड़ती है। वस्त्रों को दैनिक प्रयोग के पश्चात टांगना, मोड़ना और लपेटना पड़ता है, जिससे कि उनकी तह अक्सर मुड़ जाती है अथवा विकृत हो जाती है, परंतु फिर भी वे वस्त्र प्रतिस्कंदता के गुणों के कारण ही अपनी पूर्वाकृति प्राप्त कर लेते हैं। प्रतिस्कंदता होती है, बस आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु उपयोगी रेशों के आपस में सटने की क्षमता के गुण में कौन सा कारक योगदान देता है। तो यहाँ पे कौन से कारक की बात हो रही है, तो रेशे की सूक्ष्मता व सतह की प्रकृति जो है ये कारक क्या करता है, योगदान देता है वस्त्र के रेशे के आपस में सटने की क्षमता में। तो चलिए यहाँ पे हमने देखा कि इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सूची 1, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देख लेते हैं, आपस में सुमेलित करते हैं और देखते हैं कि क्या रहेगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए पहले यहाँ पे देखते हैं, फिर उसमें नीचे देखेंगे, तब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अवशोषकता क्या होती है, तो यहाँ पर अवशोषकता की बात करें तो अवशोषकता क्या होगी, छिद्रों द्वारा द्रव्य को क्या करना है, छिद्रों द्वारा द्रव्य को आकर्षित एवं ग्रहण करना। अब भाई अवशोषित कर रहा है, यानी ऑब्जर्व कर रहा है, अपने में समाहित कर रहा है, तो ये क्या करेगा कि छिद्रों द्वारा
द्रव्य को आकर्षित एवं ग्रहण करना। दूसरा जो ऑप्शन बनेगा इलास्टिक, यहाँ पर रिकवरी। तो ये इलास्टिक रिकवरी क्या होती है? खिंचाव व तनाव ग्रहण, यहाँ पे देखिए खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपने मूल में वापस आ जाना। ठीक है, ये होती है आ जाना। तो ये क्या होती है? इलास्टिक यहाँ पर रिकवरी होती है, बहुत बार पूछी गई है। प्रतिस्कंदता भी हमने पढ़ी थी। यहाँ पर प्रतिस्कंदता की बात करें तो क्या हो जाएगी? अभी हमने पढ़ा था, अत्यधिक यहाँ पर अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना। लचीलापन क्या हो जाएगा? बिना टूटे हुए मुड़ जाना। ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे लचीलापन यानी बिना टूटे हुए मुड़ जाना है। प्रतिस्कंदता अत्यधिक दबाव के पश्चात पुनः अपने आयतन में वापस आना है। इलास्टिक यहाँ पे रिकवरी की अगर बात की जाए तो खिंचाव पर तनाव ग्रहण करने के पश्चात पुनः या फिर कहें पश्चात अपने मूल इकाई में वापस आना है। अवशोषकता की बात करें तो छिद्रों द्वारा द्रव्यों को आकर्षित एवं ग्रहण करना है। अब बात करते हैं अनानास पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे पत्ता, अनानास का जो पेड़ है उसके जो पत्ते हैं उनको हम क्या करते हैं? कपड़े बनाने की क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। इसकी अगर आर्द्रता अवशोषक क्षमता की बात करें तो कपास के रेशे के समान होती है। यहाँ पे है किल्टेड टेक्सटाइल, निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। तो अनेक परतों वाला, यहाँ पे है किल्टेड का मतलब हो जाएगा अनेक परतों वाला, इस तरह के वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है। तो ये कहलाती है अपघर्षण प्रतिरोधकता। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अपघर्षण प्रतिरोधकता। रेशे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता अपघर्षण प्रतिरोधकता कहलाती है। सूती वस्त्रों के एक बार या दो बार पहनने या प्रयोग करने से ही सिकन पड़ जाती है। ऐसा कपास के रेशे में नग्नता, प्रत्यास्थता एवं प्रतिस्कंदता के गुणों के सख्त अभाव के कारण होता है। कृत्रिम विधि में परसज्जा व परिष्कृति देकर उन्हें सिकन प्रतिरोधी बनाने का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से एक प्राकृतिक यहाँ पे बात करेंगे सेलुलोजिक फाइबर नहीं है। तो यहाँ पे अगर जो रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पे अगर बात की जाए तो जूट है, कंप्रोमिनियम है, गांजा है, कॉयर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा यानी क्या कह रहा है? सेलुलोजिक फाइबर नहीं है। तो वो क्या है? कंप्रोमिनियम नहीं है, और बाद बाकी सभी सेलुलोजिक फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है? तो उत्कृष्टता को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव निर्मित तंतुओं में की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे ट्राइक्लोरोबेंजीन क्या है? प्रयोग में लाया जाता है या लेते हैं मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए। ठीक है, अधिक चमकीले होते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोग तो अधिक चमकीले वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग चमकीले वस्त्र ना पहनकर मतलब बीच का जो वस्त्र होता है उसको पहनना पसंद करते हैं। यानी ऐसा भी ना लगे कि ये काफ़ी पुराना, ऐसा भी ना लगे कि एकदम लाइट मार रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिग्लास, विसलवेलेस और डेसीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो यहाँ पे फिर एक कंपैरिजन है और इन्हें आपस में हमें मिलाना है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पिग्लास की। तो ये क्या होती है? तो ये तागे की, यहाँ पे अगर बात की जाए ये क्या होती है? तो ताने की गिनती होती है। अगर बात की जाए विसले वैलेंस की, तो ये विसले वैलेंस क्या होता है? सीधे तंतु का अंग है। ये क्या है? सीधे तंतु का अंक है। अगर बात की जाए डेसीमीटर की, तो डेसीमीटर क्या है? यहाँ पे क्या है?
आपको जो नाम लिया जाता है उसमें क्या है ये बताया जा रहा है। डेसीमीटर की अगर बात की जाए तो डेसीमीटर में क्या होता है, कपड़े का निर्माण होता है, जैसे अभी हमने देखा था। यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की अगर बात की जाएगी तो कपड़े के रंग का वर्ण होता है। ठीक है, कपड़े के रंगों का वर्ण होता है। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, पहले का क्या था, 2, एक का 2। ठीक है, एक का 2 हमें 2 जगह मिला है तो हमें क्या करना है और नेक्स्ट आगे देखना है। तो बी का क्या था, यहाँ पे वीसले वैलेंस क्या था, सीधे तंतु का अंक था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेनियर है, डेक्स है, डेनियर है, टैक्स है, दीर्घ सिरा अंग है और सूती काउंट है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि उसका किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। अगर बात की जाए डेनियर की तो डेनियर में हमने देखा था 9000 मीटर होता है एक डेनियर में। तो 9000 डेनियर कहाँ आ जाएगा, तो डेनियर आ जाएगा यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ। डेनियर हो जाएगा 9000 मीटर ग्राम में। अगर टैक्स की बात की जाएगी तो टैक्स क्या हो जाएगा, तो 1000 मीटर, टैक्स क्या हो जाएगा 1000 मीटर के ग्राम में पुंज हो जाएगा। अगर दीर्घ सिरा अंक की बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, प्रति पौंड 560 गज। ठीक है, प्रति पौंड क्या हो जाएगा, प्रति पौंड 560 गज के रेशों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, विमलीकरण हो जाएगा। अगर सूती काउंट की बात की जाएगी तो सूती काउंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रति पौंड क्या था 80 से 40, प्रति पौंड क्या है 840 गज के रेशों की विमलता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गुणधर्म नहीं है, तो ये प्राकृतिक गुणधर्म नहीं है। तो वो याद रखिएगा कि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, मजबूती, यहाँ पर चीमड़पन, नम्यता और घनत्व। तो प्राथमिक नहीं है तो मजबूती क्या मानी गई है, प्राकृतिक नहीं मानी गई है। निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा प्राथमिक गुणधर्म नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो उपयुक्त सभी है, निरंतरता, अवधि, अंतर अंतर यहाँ पे क्या, निर्भरता, ये सभी इसके प्राथमिक गुण नहीं है। ये जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिविन्यास जो एक दिवसीय वस्त्र के लिए अनुपयुक्त होता है। तो अभिविन्यास है तो किसके लिए अनुपयुक्त है, दोहरी तह वालों के लिए यह अनुपयुक्त होता है। एक दिवसीय वस्त्रों यानी प्रत्येक दिन प्रत्येक में लाए जाने वाला वस्त्र के लिए दोहरी तह वाला अभिविन्यास अनुपयुक्त होता है। मलमल, सूती या नकली मलमल, यहाँ पे वेलक्लो और वेलुलर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मलमल की अगर बात की जाए ताना की रेशमी सतह पर रोए हैं, ताना की रेशमी सतह पर क्या है, रोए हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। सूती या नकली किसकी बात की जाए, मखमल की। तो यहाँ पे सूती और नकली या फिर इसकी बात करते हैं किसकी, मखमल की। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बानक की सतह पर रोए हैं। तो जो बानक होता है उसकी सतह पर रोए हैं। यहाँ पे वेलक्रो की बात करें तो वेलक्रो क्या है, हुक कांच का बुना, यहाँ पे है हुक कांच का बुना यहाँ पे हुक कांच का बुना क्या है, ये नाइलॉन पट्टी है। हुक कांच की बनी क्या है, ये नाइलॉन पट्टी। इसको क्या कहते हैं, वेलक्रो कहते हैं। अगर बात की जाए वेलुर की तो वेलुर क्या हो जाएगा, ठीक है, रुई का छोटा मोटा ढेर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, एक का क्या है, फोर्थ है। तो यहाँ पे एक का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, तो वो है बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खिंचे हुए कपड़ों को सिलने के लिए लॉक स्टिच उपयुक्त है। लॉक स्टिच कपड़े के खिंचाव के साथ खिंच जाता है। तो अगर लॉक स्टिच की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है।
वस्त्र उद्योग में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित रसायनों में से कौन से खतरनाक हैं? तो यहाँ पे कौन से खतरनाक रसायन हैं वस्त्र उद्योग में जो प्रयोग किए जाते हैं मगर क्या है कि खतरनाक रसायन है? तो ओटो मिश्रण, यहाँ पे एंजाइम रासायनिक मिश्रण, यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे क्लोरीन मिश्रण और हाइड्रोफोरॉक्साइड मिश्रण। तो यहाँ पे क्या रहेगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओजो मिश्रण और क्लोरीन मिश्रण हो जाएगा। यहाँ पे जो कूट बनेगी वो क्या बन जाएगी? तो कूट बन जाएगी यहाँ पे क्या बन जाएगी? तो यहाँ पे डी हो जाएगी, यानी पहला और तीसरा सही है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। यहाँ पे है कृत्रिम रेशों के उत्पादन का सही अनुक्रम दीजिए। यानी अगर हम कृत्रिम रेशा उत्पाद कर रहे हैं तो सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो बहुलीकरण करना हो जाएगा। फिर बहुलीकरण के बाद फिर क्या करेंगे? बहुलीकरण के बाद घोल में गलाना हो जाता है। फिर घोल में गलाने के बाद फिर क्या होगा? देन बाहर निकालने की क्रिया हो जाती है और बाहर निकालने के बाद जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पे है परिष्करण, यहाँ पर रसायनों के साथ उपचार है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी बात करेंगे वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सूती वस्त्रों को प्रदूषित कचरा उत्पन्न किए बगैर प्रतिक्रियात्मक रंगों में रंगा जाता है। प्रतिक्रियात्मक रंग योग अथवा प्रतिस्थापन द्वारा फाइबर अणु के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रतिक्रिया करते हैं उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर को अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है किंतु आर सही है। यहाँ पे फिर एक टेबल दे रखी है और उस टेबल को हमें क्या करना है? आपस में मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं और मिलाते हैं। तो यहाँ पे एंटी स्टैटिक की अगर बात की जाए, एंटी स्टैटिक तो ये किससे मिला होता है? तो इसमें आराम और सुरक्षा आती है। इसमें क्या आता है? इसमें आराम और सुरक्षा आती है। ठीक है, फिर बात करते हैं वाटर, यहाँ पे वाटर रेपलेट, यहाँ पे रेपिलेट की। तो वाटर रेपिलेट का वो देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? वाटर रेपिलेट, तो वाटर रेपिलेट क्या हो जाएगा? संख्यात्मक फिनिश होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर रेपिलेट का अगर देखा जाए तो यहाँ वाटर रेपिलेट को क्या कहेंगे? यहाँ पे संरचनात्मक फिनिश होता है। अगर बात की जाए स्लिप रेजिस्टेटस की, तो स्लिप रेजिस्टेटस किस में मैच करेगा? तो स्लिप रेजिस्टेटस को क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा टिकाऊपन व बदलाव लाता है। अगर बात की जाए गिंगिंग की तो आपको पता है ये कॉटन में प्रयोग होती है, तो बनावट का निर्माण होता है। तो बनावट का निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। चलिए जल्दी नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात करें एंटी स्टेटिक की तो ये क्या है? इससे आराम और सुरक्षा आती है। अगर बात करें वाटर रेपिलेट की तो ये क्या है? रक्षात्मक फिनिश है। अगर बात की जाए किसकी? तो स्लिप रेजिस्टेटस की तो ये क्या है? टिकाऊपन में बदलाव लाता है। और अगर बात की जाए गिंगिंग की तो ये क्या है? बनावट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है मुलायम फर्श। मुलायम फर्श की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है? कालीन को कहा जाता है मुलायम फर्श। अगर रंग की बात की जाए तो ये क्या होता है? क्षेत्र राग होता है। रंग क्या है? रग की क्या है? क्षेत्र राग है। अगर सख्त फर्श की बात की जाएगी तो सख्त फर्श में क्या आ जाता है? लकड़ी की फ्लोरिंग आ जाती है। यहाँ पे बात करते हैं लकड़ी की फ्लोरिंग, तो यार सख्त ध्वनि रोधी तो रबर फ्लोरिंग। ठीक है, ध्वनि कब रुकेगी? जब आप रबड़ लगाएंगे, रबड़ फ्लोरिंग।
तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो क्या बनेगी, तो यहाँ पे कूट बनेगी ए। ठीक है। मुलायम फर्श यानी कालीन, रग यानी क्षेत्र राग। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अगर बात की जाए ड्यूरेबल प्रेस, तो ड्यूरेबल प्रेस क्या होती है, रख रखाव विशेषताओं को बढ़ावा देती है। ये क्या होती है, तो ये रख रखाव और रख रखाव क्या करती है, विशेषताओं को बढ़ावा देती है। एंटी स्टैटिक की बात की जाए तो एंटी स्टैटिक क्या करती है, आराम प्रदान करता है। एंटीस्टैटिक क्या करता है, तो आराम प्रदान करता है। वाटर रिपेलेंट की बात की जाए तो ये क्या करेगा, वाटर रिपेलेंट तो सुरक्षा पर सज्जा है। और यहाँ पे स्लिप रेसिस्टेंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मजबूती पर प्रभाव डालना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे कोट बनेगी ए। यहाँ पे छितराने वाले एजेंट का कार्य है। तो यहाँ पे छितराने वाले एजेंट का जो कार्य रहेगा वो क्या रहेगा, तो पिंड बनाने से रोकना है। ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, पिंड बनाने से रोकना है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे फिर एक कंपैरिजन है और उसको देखना है। सूती अकाउंट, ऊनी अकाउंट, वर्स्टर्ड अकाउंट और मैट्रिक अकाउंट। तो यहाँ पे फिर मैचिंग करनी है। अगर सूती अकाउंट की बात की जाएगी तो ये क्या हो जाता है, 1 पाउंड वजन में कितना होता है सूती अकाउंट, तो 140 गज क्या होता है, लंबी लच्छियों वाला होता है सूती अकाउंट। अगर बात की जाए ऊनी अकाउंट की, तो ऊनी अकाउंट क्या होता है, 300 गज वाली लंबी लच्छियों का होता है। 300 गज वाली लच्छियों की संख्या है। बस्टर्ड अकाउंट की बात की जाएगी तो ये क्या है, 560 गज लंबी क्या है, बस्टर्ड 1 पाउंड वजन में 560 गज लंबाई लक्षित की संख्या है। मैट्रिक का अकाउंट की बात की जाए तो मैट्रिक अकाउंट का है 1 किलो वजन का 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलो वजन का 1 किलोमीटर लंबाई की लच्छियों की संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा, अगर उसको देखा जाए तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा सी, पहले का चौथा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से वस्त्रों के मूल का सिद्धांत कौन सा है, तो रक्षा। रक्षा क्या है, वस्त्रों के मूल का सिद्धांत है। ठीक है, प्रोटेक्शन जो है वस्त्रों के मूल का सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं, जैसे मोडेस्टी, इमोडेस्टी और अलंकरण का सिद्धांत। यहाँ पे बात करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, तो ये वर्ण क्या है, यहाँ पे वर्ण दीप्ति है। अगर बात करें पैट स्टीम रेंज की, तो पैट स्टीम रेंज क्या है, तो ये रंगाई है। अगर बात करें क्रिम्स टेस्टर की, क्रिम टेस्टर क्या है, तो ये तंतु एवं धागा है। अगर बात करें हेयर नेस मीटर की, तो हेयर नेस मीटर क्या है, ये धागा है। पिल स्क्रैप सिल्वर युक्त क्रॉप कपड़ा है। इसका निर्माण विभिन्न संकुचन गुणों वाले धागों का उपयोग कर किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे क्या कहेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर ए सही है, परंतु आर गलत है। वस्तुओं की निम्नलिखित विशेषताओं में किस में
प्लाज्मा औद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाता है। तो अधिकतम उपयोग की बात की जाएगी प्लाज्मा औद्योगिकी का, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा यहाँ पे, तो राइट आंसर की अगर बात की जाएगी कि क्या रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लाज्मा औद्योगिकी का। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तो देख ही लिया था, ए सही है और गलत। अब देखते हैं वस्तुओं की निम्नलिखित विशेषताओं में से किस में प्लाज्मा उद्योगी का अधिकतम उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बात आ रही है अधिकतम उपयोग की, अधिकतम उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो रहेगा उसे देख लेते हैं। पहला हुआ अल्ट्रावायलेट से सुरक्षा है, फिर दूसरा वो क्या करता है कि फिर दूसरा करता है लौ की मंदता है, फिर क्या करता है तो जल की भित्ति है। तो इस तरह से ए वी ई हमारा सी में है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। अजरक बनाने का सही क्रम दीजिए। तो जो अजरक है उसको हम कैसे बनाते हैं, तो अजरक बनाने का अगर सही क्रम की बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहला जो क्रम है उसका बुते देख लेते हैं, कपड़े को धोना। फिर क्या करेंगे, कपड़े को धोने के बाद जो देन हम करेंगे वो होगा माइक्रोवलम में रंगना। फिर माइक्रोवलम में रंगने के बाद फिर गोंद को लगाना, गोंद को लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, काले रंगों को लगाना, और काले रंग को लगाने के बाद फिर इंडिगो में रंगना। फिर इंडिगो में रंगने के बाद फिटकरी को लगाना या फिटकरी को लगाना। तो यहाँ पे जो कुट बनेगी वो बनेगी हमारी सी, क्योंकि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा और यहाँ पे छठा और पांचवा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो इम्पोर्टेंट है, और आपको बता दें कि जो लिंक है पीडीएफ की वो आपको कहाँ मिलेगी, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप की जो लिंक पड़ी होती है बस आप उन्हें ज्वाइन करेंगे और वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप में आज जुड़ते हैं तो आज से पीडीएफ मिलेगी, और टेलीग्राम में आप आज जुड़ते हैं और अब तक की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। चलिए यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, देखना है कि यहाँ पे एक्रिलिक ये हम देख ही चुके थे, कपड़ों को धोना, माइक्रोवलम में रंगना, गोंद को लगाना, फिटकरी को लगाना और इंडिगो में रंगना। ठीक है, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, आपस में कंपैरिजन करना है यानी इन्हें। तो यहाँ पे बात की जाएगी एक्रिलिक की, तो एक्रिलिक क्या रहेगा, तो यह मॉडिफाइड बेसिक रंग है। एक्रिलिक क्या है, मॉडिफाइड बेसिक रंग है। अगर रेशम की बात की जाएगी तो ये अम्ल रंग है, अम्ल रंग है रेशम। अम्ल पॉलिस्टर की बात की जाएगी तो ये क्या है, डिस्पर्स रंग है। तो पॉलिस्टर क्या है, डिस्पर्स रंग है। अगर कॉटन की बात की जाएगी तो कॉटन क्या है, डायरेक्ट रंग है। तो यहाँ पर अगर 44 की राइट आंसर की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रंग है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा उसे देख लेते हैं, वो बनेगा बी। एक्रिलिक यानी मॉडिफाइड बेसिक रंग है, रेशम यानी अम्ल रंग है, पॉलिस्टर यानी डिस्पर्स रंग है, कॉटन यानी डायरेक्ट रंग है। सूची 1 और सूची 2 को देखते हैं। तो सूची 1 क्या कहता है और सूची 2 क्या कहता है। पॉलीमाइड तंतु धागों की संख्या, पाइल वीव और एक लंबा तंतु या गुच्छा। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या रहेगा। ठीक है, पॉलीमाइड तंतु क्या है, तो ये कौन है, तो ये नायलॉन है। अगर धागों की संख्या की बात की जाएगी तो ये क्या है, संख्या है। पाइल वीव की बात की जाएगी तो पाइल वीव क्या है, वॉल्टेट है। ठीक है, पाइल वीव क्या है, बॉलवेट है पाइल वीव। एक लंबा तंतु या गुच्छा कहा जाए तो क्या हो जाएगा, लंबा तंतु। तो याद रखेंगे फिलामेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये बनेगा डी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। तो देखिए ड्राफ्टिंग में आवश्यक है, तो ड्राफ्टिंग में क्या आवश्यक है, तो विस्तार आवश्यक है। ड्राफ्टिंग में आवश्यकता है तो किसकी आवश्यकता है, तो ड्राफ्टिंग में याद रखिएगा विस्तार की आवश्यकता है। ड्राफ्टिंग
विस्तार। फिर देन उसके बाद फिर क्या है, मुलायम या खुरदरा टेक्सचर होता है ये कपड़े का कि कैसा है। यात्रा में पहनने वाले वस्त्र कैसे होने चाहिए, जिन पे सिकुड़न ना आए, यानी जो बिल्कुल सिकुड़े नहीं, नायलॉन के। ठीक है, नायलॉन के बाद अगर बात करें कोयर में उपलब्ध है, तो कोयर में क्या उपलब्ध है, तो नारियल उपलब्ध है। ठीक है, कोयर में क्या उपलब्ध है, तो नारियल उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्पेंडेक्स तंतु है। स्पेंडेक्स तंतु की अगर बात की जाएगी तो कौन हो जाएगा, इलास्टोमेरिक स्पेंडेक्स तंतु है। यहाँ पे फिर एक कंपैरिजन है और उसे आपस में हमें मिलाना। अगर ऊन की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऊन, ये सल की संरचना है। लिनन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, नॉट संरचना है। अगर सिल्क की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, शीशे की छड़ जैसी संरचना है। और कॉटन की बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, संवलित संरचना है। ऊन सल की संरचना है, लिनन नॉड संरचना है, और सिल्क शीशे की छड़ जैसी संरचना है। कॉटन संवलित संरचना है। लंबे तंतु को क्या कहते हैं, फिलामेंट फाइबर कहते हैं। लंबे तंतु को क्या कहते हैं, फिलामेंट फाइबर कहते हैं। अगर बात की जाए लंबे तंतु को फिलामेंट फाइबर कहते हैं। वे अविरल लंबाई के होते हैं। प्राकृतिक रेशों में सिल्क फिलामेंट रेशा होता है जिसकी लंबाई 1200 से 4200 सेंटीमीटर होती है। कृत्रिम रेशों को फिलामेंट या स्टेपल किसी भी रूप में तैयार किया जा सकता है। निम्नलिखित में से सम्मिश्रण में ज्वालामंद करने की श्रेष्ठ क्षमता है। ठीक है, सम्मिश्रण में क्या है, ज्वालामंद करने की श्रेष्ठ क्षमता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या है श्रेष्ठ क्षमता ज्वालामंद करने की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेते हैं। तो पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे है मॉड एक्रिलिक ऊन है। फिर उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे, फिर है एरामिड PVC है। तो एरामिड PVC है। तो यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पर रहेगा। फोर्थ और फिफ्थ क्या है यहाँ पे रहेगा राइट आंसर। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ सही रहेगा। मिस्र में क्या है, 2500 ईसा पूर्व पुरातन काल में वस्त्रों का सर्वाधिक प्रचलित रूप क्या था। तो यहाँ पे मिस्र की बात हो रही है, प्राचीन काल की बात हो रही है। तो उसका सर्वाधिक प्रचलित रूप क्या था, तो यहाँ पे लिनन और सूती कपड़े इनके प्रचलित रूप या वस्त्रों के पहनावे थे। याद रखेंगे, पुरातन काल में वस्त्रों का सर्वाधिक प्रचलित रूप क्या था, तो वो 2 ही तरह के वस्त्रों पहनते थे प्राचीन काल में। तो याद रखेंगे, पहला लिनन और दूसरा सूती। वैसे भी सूती को क्या कहा जाता है, मतलब रेशों का राजा कहा जाता है। कॉपॉक, सीसल, अवाका और रीमी, तो ये सारे ऑप्शन हैं। इनमें से क्या देना है हमें, तो इनमें से हमें क्या, इसको तो हमें निम्नलिखित में से कौन से तंतु पिन्हा सीसस पत्ते से प्राप्त किए जाते हैं। तो पिन्हा और सीसल पत्ते से प्राप्त किया जाता है। तो वो तो पहला तो सीसल ही हो जाएगा, सीसल के पत्ते से प्राप्त किया जाता है। दूसरा अवाका। ठीक है, अवाका, ये दोनों ही प्राकृतिक रेशे हैं। याद रखेंगे, सीसल और अवाका कैसे हैं, प्राकृतिक रेशे हैं। तो यहाँ पर या राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीसल और अवाका। तो राइट आंसर हो जाएगा B। बहुत पूछा जाता है सीसल और अवाका, याद रखेंगे ये प्राकृतिक रेशे हैं, यानी ये वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं। रंग द्रव्य यानी पिगमेंट निम्नलिखित तंतुओं की यहाँ पे सॉल्यूशन की विशेषताएं हैं। तो क्या सॉल्यूशन की विशेषता है ये हमें देखना है यहाँ पे। तो पहली है नायलॉन होता है। दूसरी अगर विशेषता की देन हम बात करें तो रेयॉन होता है। यानी नायलॉन और रेयॉन ये दोनों संश्लेषित यानी कृत्रिम रेशे की विशेषता हैं। ये दोनों ही किसकी, संश्लेषित या फिर कृत्रिम रेशे की विशेषता है, नायलॉन और रेयॉन।
चलिए नेक्स्ट सूची को देखते हैं। यहाँ पे ये टेबल दे रखी है यानी मैचिंग दे रखा है, तो मैचिंग यहाँ पे पूरा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैचिंग को यहाँ पे देख लेंगे। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। पॉलीएमाइड तंतु का उदाहरण है नायलॉन है। धागों की संख्या क्या है, संख्या है जो अभी हमने देखी थी। पायल वाइल का उदाहरण है स्टील है। और एक लंबा तंतु गुच्छा क्या है, फिलामेंट है। तो इस तरह से हमने देख लिया। चलिए यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करते हैं तथा देखते हैं कि किस तरह से इसमें सुमेलन बन सकता है। घड़ा बनाने वाला तत्व, तो जो घड़ा बनाने वाला तत्व सोडियम एलिग्रेट है, सोडियम एलिग्रेट है। यहाँ पे घड़ा की जगह क्या रखना आपका, गाढ़ा बनाने वाला तत्व, ठीक है। गाढ़ा क्या है, सोडियम एलिग्रेट है, आप भूलेंगे नहीं। एसीटेट क्या है, सिरका युक्त है। तो एसीटेट भी आपने देखा होगा कि सिरका क्या करता है, जिन कपड़ों का कलर कच्चा होता है या कहें कि जिन कपड़ों से कलर फेड होता है जाता है, उसमें डिप करने के साथ आप सिरका मिला देंगे तो वहाँ पे कलर जाने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं सिरका की, सिरका युक्त यानी एसीटेट की, तो ये हो जाएगा एसीटोन, एसीटेट हो जाएगा एसीटोन। और गाढ़ा कौन करेगा, इसको गाढ़ा बनाने वाला तत्व है, तो याद रखेंगे सोडियम एलिग्रेट है। ये यहाँ पे मिल रहा है, सोडियम एलिग्रेट है। अगर सूती की बात करें तो सूती का है 72% सल्फ्यूरिक एसिड होता है सूती में। अगर ऊन और रेशम की बात की जाए तो इनमें क्या है, 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे सी बनेगा। गाढ़ा बनाने वाला तत्व यानी सोडियम एलिग्रेट है। एसीटेट यानी सिरका युक्त एसीटोन है। सूती का 72% यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड है। ऊन और रेशमी की बात करें तो 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर यहाँ पे बात की जाए, फिर हमें मैचिंग देखना है और देखना है कि कपड़े की गिनती एवं घनत्व किससे होता है, तो याद रखेंगे कवर फैक्टर है। कपड़े की गिनती और घनत्व कवर फैक्टर है। धागे की मजबूती की बात करें तो जीवाणु रहित है। अगर बात की जाए पॉलिस्टर या मिश्रित सूत की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंथेटिक रेजिन है, रेजिन है। अगर बात की जाए सलवट अवरोधक की, तो ये क्या हो जाएगा, खिंचाव मजबूती है। तो यहाँ पे इस तरह से ये कूट मिल जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कूट में, वो हो जाएगा ए। चलिए यहाँ पे फिर मैचिंग है और उसे देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ऊन एवं रेशम, यहाँ पे एक्रिलिक, पॉलिस्टर एवं नायलॉन और सूत। अगर ऊन और रेशम की बात की जाएगी तो यहाँ पे देखते हैं ऊन और रेशम की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऊन और रेशम किस में मिल जाएंगे, तो ऊन और रेशम कैसे हैं, अम्ल रंग है। ऊन और रेशम में कैसे अंग होते हैं, अम्ल होते हैं। एक्रिलिक की बात की जाए तो एक्रिलिक क्या हो जाता है, मॉडिफाइड बेसिक रंग हो जाता है एक्रिलिक, ठीक है, मॉडिफाइड बेसिक रंग हो जाता है। पॉलिस्टर लाइलॉन, लाइलॉन की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिस्पर्स रंग हो जाता है। पॉलिस्टर डिस्पर्स रंग हो जाता है। अगर सूत की बात की जाए तो ये प्रत्यक्ष रंग हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने उनको देखा। तो सूत की बात करें तो प्रत्यक्ष रंग, धागे की सूक्ष्मता आधारित है। तो जो धागे की सूक्ष्मता आधारित है वो क्या है, धागे के वजन पर, धागे के जो वजन है उस पर आधारित है। किसी वस्त्र की रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को कहते हैं, तो ये रेजिली ऐसी कहते हैं, ठीक है। रेशों में उपस्थित प्रतिस्कंदता यानी रेजिलिसी के गुणों के कारण ही वस्त्र में शीघ्रता से सिकन नहीं पड़ती। वस्त्रों को दैनिक प्रयोग के बाद टांगना, मोड़ना और यहाँ पे लपेटना पड़ता है, जिससे कि उसकी तह अक्सर मुड़ जाती हैं अथवा विकृत हो जाती है, परंतु फिर भी वे वस्त्र प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही अपनी पूर्वाकृति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही जैसे कि रेशम वस्तु को जलने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है तो वह वस्त्र है। जैसे हमने उसे जलाया और वो सिकुड़ गया, उसने जाकर एक कड़ी मोती बना दी, तो वो किसकी विशेषता है, रेशम की विशेषता है। चमकीली सा मोती बन जाता है। ये भी विशेषता किसकी ही है, रेशम की है। दहन परीक्षण जिसको कहते हैं ना, अग्नि परीक्षण हमने जिसके साथ किया उससे कहते हैं रेशों की पहचान उन्हें जलाकर की जाती है।
अगर याद कर रखें तो क्या है कि रेशम का धागा भी ऊन की तरह धीरे धीरे चलता है, परंतु जला जला धागा जलने से पहले पीछे की ओर नहीं मुड़ता है। जलने पर पीले रंग की लौ निकलती है, हमेशा याद रखेंगे, पूछा जाता है रेशम में जलने पर कैसी लौ निकलती है, तो पीले रंग की लौ निकलती है। लौ से हटा लेने पर यह स्वयं ही बुझ जाता है। इसके जलने से बाल एवं पंख जैसा गंध आती है, क्योंकि ये प्रोटीन युक्त रेशा है। ऊन प्रोटीन युक्त रेशा है, बाल प्रोटीन युक्त रेशे में आते हैं। इसकी राख काली गोलाकार और यहाँ पे फुसफुसी दानेदार और कुरकुरी होती है, जिन्हें दबा लेने पर आसानी से पिचक जाती है। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो मानव निर्मित तंतु होते हैं उनकी चमक घटाने के लिए हम प्रयोग में क्या लाते हैं, वह ट्राइक्लोरोबेंजीन लाते हैं। याद रखिएगा, बेंजीन लाते हैं, ट्राइक्लोरोबेंजीन लाते हैं, जिससे कि वस्त्र की चमक थोड़ी कम हो जाए। तंतु की दीवारों के अंदर यदि अणुओं की व्यवस्था एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे कहते हैं, और यहाँ पे है उसे क्या कहेंगे, ओरिएंटेशन कहेंगे। एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। तंतुओं की व्यवस्था रेशा है, तो रेशा क्या है, अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है। रेशा क्या है, तो याद रखेंगे, रेशा क्या है, अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है। रेशा सामान्यतः किसी प्राकृतिक कृत्रिम पदार्थों के बने पतले तंतु होते हैं। यह ऊन, कपास, कागज, पेड़ों की छाल तथा पॉलिस्टर आदि के बने हो सकते हैं। जबकि आहारीय रेशे, जिन्हें सामान्यतः अपाच्य कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में रखा जाता है, आहार में उपस्थित ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं, परंतु पाचन क्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनको एंजाइम भंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये अपाच्य होते हैं। इनमें से किस प्रकार का वस्त्र सबसे खराब है, तो यहाँ पे सबसे खराब तो पारदर्शी है, तो वो वस्त्र ही नहीं, क्योंकि वस्त्र का उद्देश्य क्या है, आपके या व्यक्ति के, जिस पर्सन के ऊपर वो पहना है उसके शरीर को ढकना, एक आवरण का काम करना। तो ये क्या है, उसकी सबसे खराब बात है कि वो पारदर्शी है। ठीक है, खुरदरा या मोटा ये उसकी क्वालिटी हो सकती है, पतला व चमकदार ये भी उसकी विशेषता हो सकती है, मध्य और मुलायम ये भी उसकी विशेषता हो सकती है, मगर सबसे खराब है तो पारदर्शी होना। इनमें से कौन सी रजिस्टर डाइंग की तकनीक है, तो यहाँ पे टाई एंड डाई बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि यहाँ से समझ में नहीं आती। रजिस्टर्ड डाई यहाँ पे है, डाइंग की तकनीक है, तो टाई एंड डाई। ठीक है, तो आज की हमने श्रृंखला कंप्लीट करी, और क्वेश्चनों का हमारा स्कोर कितना रहा, तो हमने 65 क्वेश्चनों को लगाया। 60 के 65 क्वेश्चन हमारे किससे थे, वस्त्र या रेशों के परीक्षण से थे। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ये श्रृंखला स्टार्ट इसी उद्देश्य से की जा रही है कि ये अपने लास्ट पॉइंट पर जाके रुके। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आपको बता दें कि जिस किसी भी कैंडिडेट ने UGC का अगर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, तो फर्स्ट फेज़ में होम साइंस नहीं है, और फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम फरवरी में है, तो मे भी जो सेकंड फेज़ जाएगा वो कहाँ जाएगा, मार्च में जाएगा। तो आप लोगों का होम साइंस का जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होगा। तो हमारा मार्च क्या है, 21 फरवरी से 10 मार्च तक रहेगा यहाँ पे फिर। तो फेज़ 1 क्या है, फरवरी है, और फेज़ 2 क्या हो जाएगा, 1 मार्च से 10 मार्च के बीच रहेगा। तो आज की बस श्रृंखला में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।